यह कोई नशीले पदार्थों की छापेमारी नहीं है। यह कोई समुद्री डकैती का ऑपरेशन नहीं है। यह नाटो सेना द्वारा रूस के शैडो फ्लीट के एक जंग लगे भूतिया जहाज को जब्त करना है। 2 अक्टूबर 2025 को पुतिन के हाइब्रिड युद्ध ने यूरोप के दिल में सबसे मजबूत चट्टान पर प्रहार किया। फ्रांसीसी नौसेना और विशिष्ट विशेष अभियान बलों ने सुबह के एक छापे में फ्रांस के ले हावरे तट पर लंगर डाले रूसी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर बोराके को जब्त कर लिया। वजह इस जहाज पर उन रहस्यमयी ड्रोनों को लॉन्च करने का संदेह है जिन्होंने ठीक एक हफ्ते पहले यूरोपीय राजधानी कोपेनहेगन को घंटों तक ठप कर दिया था, जिससे हजारों लोग फंस गए थे और लाखों यूरो की अफरा तफरी मच गई थी। पुतिन सालों से पश्चिम पर हमला करते रहे हैं, एक ऐसी रणनीति के पीछे छिपकर जिसे वे ग्रे जोन कहते हैं। उन्होंने साइबर हमले किए हैं, दुष्प्रचार अभियान फैलाए हैं और समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलों को निशाना बनाने का संकेत दिया है। प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाए गए 600 से ज्यादा जंग लगे बिना बीमा वाले टैंकरों वाला शैडो फ्लीट इस ग्रे जोन का सबसे खतरनाक हथियार था। अब तक ये जहाज अवैध तेल ले जाने वाले सिर्फ भूत प्रेत थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये ट्रोजन हॉर्स बन गए हैं जो नागरिक मालवाहक जहाजों के वेश में यूरोपीय बंदरगाहों पर लंगर डाले खड़े हैं, और अब वे धमकी का एक नया रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। नागरिक जहाजों से ड्रोनों के झुंड दागे जा रहे हैं। ये हमले कम तीव्रता वाले ऑपरेशन थे जिन्हें क्रेमलिन हमेशा नकार सकता था, लेकिन पश्चिम सीधी सैन्य कार्रवाई से आसानी से जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन फ्रांस ने 2 अक्टूबर को वह खेल खत्म कर दिया। धोखा उजागर हो चुका था और अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फ्रांसीसी कमांडो उस जंग लगे टैंकर के डेक पर क्या पाते हैं, क्योंकि अगर शक की पुष्टि होती है तो यह सिर्फ एक जहाज का अंत नहीं होगा, बल्कि पुतिन के युद्ध को वित्त पोषित करने वाले पूरे शैडो फ्लीट के पतन की शुरुआत होगी, और उसके साथ ही पूरे हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत का भी, क्योंकि तलाश शुरू हो चुकी है और इस तलाश से कोई बच नहीं सकता। फ्रांस के तट पर एक तेल टैंकर पर हेलीकॉप्टर से उतरते काले लिबास पहने कमांडो की तस्वीर ने उस पल को चिह्नित कर दिया जब हाइब्रिड युद्ध यूरोपीय मंच पर पहुंच गया। और अब बाकी कहानी को सिर्फ समुद्री उल्लंघन या सीमा शुल्क नियंत्रण के संदर्भ में बयां करना असंभव है, क्योंकि यह ऑपरेशन सिर्फ एक जहाज को जब्त करने तक सीमित नहीं था। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब नाटो की सिग्नल इंटेलिजेंस इकाइयों ने हमले के समय डेनमार्क के तट के पास नौकायन कर रहे एक पुराने जंग लगे लाइबेरियाई झंडे वाले तेल टैंकर से आने वाले संदिग्ध कम दूरी के एनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नलों का पता लगाया था। जहाज का नाम बोराके था। कागजों पर यह संयुक्त अरब अमीरात की एक मुखौटा कंपनी का था और रूसी तेल को एशिया पहुंचाने वाले कुख्यात 600 जहाजों वाले छाया बेड़े का एक गुमनाम हिस्सा था। हालांकि उस दिन, उस समय, उस स्थान पर इसके होने का कोई तार्किक व्यावसायिक कारण नहीं था। नाटो ने जहाज पर निगरानी रख ली थी। फ्रांसीसी नौसेना के एक अटलांटिक 2 समुद्री गश्ती विमान ने घंटों आसमान से जहाज पर नजर रखी। उपग्रह चित्रों से जहाज के डेक पर कुछ कंटेनरों के आसपास असामान्य गतिविधि दिखाई दी, ऐसी गतिविधि जो एक सामान्य टैंकर पर नहीं होनी चाहिए थी। उस पल पहेली के सारे टुकड़े एक साथ आ गए। रूस ने इन आम दिखने वाले टैंकरों को ट्रोजन हॉर्स में बदल दिया था, न सिर्फ प्रतिबंधों से बचने के लिए बल्कि नाटो पर हमला करने के लिए भी। अचानक यह स्पष्ट हो गया कि कैसे एक तेल टैंकर के डेक पर रखे एक मॉड्यूल से, जो किसी सामान्य शिपिंग कंटेनर जैसा दिखता था, दर्जनों कैमिकेज ड्रोन दागे जा सकते थे। ये जहाज अब सिर्फ तस्कर नहीं थे, ये तैरते हुए आतंकवादी अड्डे थे जो यूरोपीय बंदरगाहों में दहशत फैलाने में सक्षम थे। पुतिन अब उस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे अपनी सेना से नहीं जीत पाए थे, और इसके लिए वे तेल ले जाने वाले समुद्री डाकू जहाजों का इस्तेमाल कर रहे थे। जब खुफिया रिपोर्टें नाटो चैनलों के जरिए पेरिस के एलिसी पैलेस तक पहुंचीं, तो राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के और शायद आधुनिक यूरोपीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक का सामना करना पड़ा। उनके सामने जो फाइल थी उसमें न सिर्फ संदेह था बल्कि पुख्ता सबूतों पर आधारित आरोप भी थे। एक रूसी जहाज अपने एक सहयोगी की राजधानी पर हमला करने के लिए फ्रांसीसी जलक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। यह एक रूबिकॉन क्षण था। फ्रांसीसी जलक्षेत्र में नागरिक दर्जा प्राप्त एक रूसी जहाज के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करना युद्ध की शुरुआत के बाद से उठाए गए सबसे जोखिम भरे और साहसिक कदमों में से एक था। इससे कूटनीतिक संकट, यहाँ तक कि एक अनियंत्रित सैन्य संघर्ष भी छिड़ सकता था। लेकिन विकल्प क्या था? कुछ न करना, बोराके को अपने रास्ते पर चलते रहने देना, पुतिन को अपने दुस्साहसिक हमलों को जारी रखने की मौन स्वीकृति देना होता।
इसका मतलब होता नाटो की प्रतिरोधक क्षमता और सामूहिक रक्षा के सिद्धांत का प्रभावी रूप से पतन। घंटों की तनावपूर्ण बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया, रूबिकॉन पार हो जाएगा। फ्रांस पुतिन की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर देगा। रक्षा मंत्रालय और नौसेना को आदेश भेजे गए। बोरा के टैंकर को रोका जाएगा। विशिष्ट फ्रांसीसी नौसैनिक कमांडो को तैयार रहने का आदेश दिया गया। यह अभियान भोर में पूरी गोपनीयता, तेजी और भारी बल के साथ अंजाम दिया गया। 2 NH-90 हेलीकॉप्टर रडार की पकड़ से बचते हुए समुद्र के ठीक ऊपर नीचे उड़ते हुए टैंकर के पास पहुंचे। उसी समय 4 जोडियाक स्पीड बोट्स ने लहरों को चीरते हुए जहाज को चारों ओर से घेर लिया। जब हेलीकॉप्टर बोराके के डेक के ऊपर मंडरा रहे थे तो कमांडो कुछ ही सेकंड में डेक पर उतर आए। बोराके के स्तब्ध चालक दल ने खुद को डेक पर औंधे मुंह पड़ा पाया, इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जहाज के पुल को तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया। पूरा ऑपरेशन शुरू से अंत तक 10 मिनट से भी कम समय तक चला। जहाज के मस्तूल पर जो रूसी छाया बेड़े का था, फ्रांसीसी झंडा फहराया गया। यह सिर्फ एक जहाज पर कब्जा नहीं था, बल्कि क्रेमलिन को एक बहुत ही साफ संदेश भी था। खेल खत्म हो गया है। इस असाधारण सैन्य कार्रवाई को समझने के लिए हमें समय को एक हफ्ते पीछे 24-25 सितंबर 2025 तक ले जाना होगा। यह एक सामान्य दिन था। हजारों यात्री अपनी छुट्टियां मनाने या व्यावसायिक यात्राओं पर जाने के लिए टर्मिनलों पर उमड़ रहे थे। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की स्क्रीन पर पहली असामान्यता दिखाई दी। रडारों ने कम ऊंचाई पर उड़ती हुई कई अज्ञात धीमी गति की वस्तुओं का पता लगाया। पहले एक, फिर 5 और फिर 20 से ज्यादा छोटे, मुश्किल से पहचाने जा सकने वाले ड्रोन हवाई अड्डे के संवेदनशील पहुंच और प्रस्थान गलियारों में छा गए। यह कोई सैन्य हमला नहीं था। यह नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए अपनाई गई भालू को अंधा कर दो रणनीति का एक आधुनिक और निर्मम संस्करण था। इसका लक्ष्य किसी रडार स्टेशन को अंधा करना नहीं, बल्कि किसी देश के आर्थिक और सैन्य संबंधी हृदय को अंधा करना था, उसे पंगु बनाना था। कोवा योजना जैसा ही एक आपातकालीन प्रोटोकॉल तुरंत लागू कर दिया गया। यह किसी भी हवाई अड्डे के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है। सभी उड़ानें तुरंत रोक दी गईं, रोका के लैंडिंग के लिए आ रहे दर्जनों विमान हवा में खतरनाक तरीके से चक्कर लगाने लगे। रनवे खाली कर दिए गए। टावर में बैठे नियंत्रकों ने हवा में उड़ रहे विमानों को सुरक्षित रूप से दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ने की कोशिश की। साथ ही यह भी समझने की कोशिश की कि ड्रोन क्या कर रहे हैं। नतीजा पूरी तरह अराजकता का था। कुछ ही घंटों में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं। हजारों यात्री टर्मिनलों में फंस गए। आर्थिक नुकसान कुछ ही मिनटों में लाखों यूरो तक पहुंच गया। कार्गो संचालन ठप हो गया। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गईं और दुनिया के लिए डेनमार्क का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बंद हो गया। लेकिन असली नुकसान मनोवैज्ञानिक था। यह तथ्य कि यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक नाटो की राजधानी को इतने सरल और सस्ते तरीके से घंटों तक बंधक बनाकर रखा जा सकता है, पूरे महाद्वीप में खलबली मचा गया। यह एक आतंकवादी कृत्य था। इसका उद्देश्य न केवल अशांति फैलाना था, बल्कि भय और असुरक्षा की भावना फैलाना भी था। यह संदेश कि अगर यह कोपेनहेगन में हो सकता है तो कल हीथ्रो चार्ल्स डी गॉल या फ्रैंकफर्ट में भी हो सकता है, यूरोप की सभी राजधानियों में गूंज उठा। डेनमार्क के अधिकारी स्तब्ध थे, लेकिन ब्रुसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय और सदस्य देशों की खुफिया सेवाओं में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी खुफिया सेवाओं ने इस परिष्कृत हमले के पीछे कौन था, इसकी गहन जांच शुरू कर दी। यह किसी साधारण आतंकवादी संगठन का काम नहीं हो सकता। हमले का समय, लक्ष्यों का चुनाव और इस्तेमाल किए गए ड्रोनों की तकनीकी जानकारी सरकारी खुफिया और सैन्य योजना की पोल खोल रही थी। सभी उंगलियां एक ही ओर इशारा कर रही थीं, मॉस्को। लेकिन एक समस्या थी, वह प्रसिद्ध अस्वीकार्यता आवरण जो पुतिन के हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत का आधार बनता है। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि हमला सीधे रूसी क्षेत्र या किसी जात सैन्य अड्डे से किया गया था। हालांकि खुफिया इकाई की खोज और जहाज पर फ्रांसीसी विशेष बलों के छापे के साथ सब कुछ अचानक सामने आ गया। जब फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के एक संक्षिप्त और स्पष्ट बयान के साथ यह खबर दुनिया भर में फैली तो कूटनीतिक भूचाल आ गया। मॉस्को की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी, गुस्सा, इनकार और निंदा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घिनौना उल्लंघन और सरकारी चोरी का कृत्य बताया। रूस ने तुरंत जहाज की रिहाई और फ्रांस से आधिकारिक माफी की मांग की। लेकिन इन गुस्से भरे और जोरदार बयानों के पीछे पश्चिमी खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी किए जा रहे राजनयिक चैनलों में स्पष्ट रूप से घबराहट थी। पुतिन की सबसे चालाक योजना, उनका सबसे गुप्त अभियान उजागर हो गया था। इनकार का पर्दा फट चुका था।
हालांकि वॉशिंगटन, लंदन और बर्लिन से आए बयानों में एकदम विपरीत स्थिति थी। फ्रांस को पूर्ण और बिना शर्त समर्थन प्राप्त था। नाटो महासचिव ने ब्रुसेल्स में एक बयान में कहा, गठबंधन क्षेत्र पर किसी भी तरह का हाइब्रिड हमला, चाहे वह कहीं भी और कभी भी हो, उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह शतरंज की बिसात पर एक संयुक्त समन्वित चाल थी। फ्रांस ने अपना मोहरा आगे बढ़ाया और नाटो अपने सभी ताकतवर सैनिकों के साथ क्रेमलिन को मात देने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया। इस ऑपरेशन के रणनीतिक परिणाम किसी जंग लगे टैंकर को जब्त करने से कहीं ज्यादा बड़े हैं। यही वह क्षण है जब GRU और FSB के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों द्वारा विकसित दो बुनियादी हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत, जिनमें पुतिन ने 20 वर्षों में अरबों डॉलर का निवेश किया है, एक साथ ध्वस्त हो गए। सबसे पहले जिस सिद्धांत को कमजोर किया गया वह था ग्रे जोन सिद्धांत। यह पुतिन की विदेश नीति की आधारशिला थी। इसका दर्शन सरल था, नाटो को लगातार निम्न स्तरीय अस्वीकार्य हमलों से कमजोर करना, जिससे पारंपरिक सैन्य प्रतिक्रिया शुरू न हो, उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को पंगु बनाना और गठबंधन के भीतर विभाजन पैदा करना। इसका लक्ष्य पश्चिम को लगातार रक्षात्मक और बेचैनी से इंतजार में रखना था, यह अनिश्चित कि अगला कदम कहां से आएगा। कोपेनहेगन हमला इस सिद्धांत का एक आदर्श उदाहरण था। हालांकि फ्रांस के सैन्य अभियान ने घोषित कर दिया कि यह सीमा पार हो चुकी है और अब कोई ग्रे जोन नहीं बचा है। पेरिस का संदेश साफ था, जैसे ही हम हमले के स्रोत की पहचान कर लेंगे, चाहे वह कोई नागरिक दिखने वाला जहाज हो, कोई पर्यटक समूह हो या कोई साइबर हमला करने वाला हो, हम उसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे और सैन्य बल से जवाब देंगे। वह धुंधला अस्पष्ट धूसर क्षेत्र जो पुतिन का पसंदीदा खेल का मैदान था, अचानक जगमगा उठा और एक खतरनाक लाल रेखा में बदल गया। पुतिन की अनिश्चितता की सुरक्षा कवच चकनाचूर हो गया। नागरिक ढाल सिद्धांत भी ध्वस्त हो गया। यह रूस की सबसे अनैतिक और खतरनाक चालों में से एक है। उनका मानना था कि वे नागरिक जहाजों, नागरिक बुनियादी ढांचे और यहां तक कि जापोरिजिया जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करके अछूत बना सकते हैं। उन्होंने शर्त लगाई थी कि पश्चिमी देश नागरिक ठिकानों पर हमला करने से डरेंगे, जिससे अवांछित नागरिक हताहत होंगे और युद्ध बढ़ेगा। बोरा के टैंकर इसी सिद्धांत का एक तैरता हुआ प्रतीक था। हालांकि बोरा के ऑपरेशन ने इस ढाल को चकनाचूर कर दिया। फ्रांस ने हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक की याद दिला दी। एक नागरिक वस्तु, एक नागरिक मंच सैन्य हमले के लिए इस्तेमाल होते ही अपनी नागरिक सुरक्षा का दर्जा खो देता है और एक वैध सैन्य लक्ष्य बन जाता है। फ्रांस ने पुतिन से कहा, अगर आप अपने जहाज़ों को ट्रोजन हॉर्स में बदल देंगे तो हम उनके साथ युद्धपोतों जैसा व्यवहार करेंगे। इन दोनों सिद्धांतों के एक साथ ध्वस्त होने से पुतिन कूटनीतिक उलझन में फंस गए। अब वे फंस चुके थे। अब कल्पना कीजिए कि व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के सिचुएशन रूम में अपने जनरलों और सलाहकारों के साथ अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विकल्प एक से बढ़कर एक हैं। पहला विकल्प है पीछे हट जाना और कुछ न करना। इसका मतलब होगा फ्रांस की कार्रवाई को मौन स्वीकृति देना, जहाज की तलाशी लेने देना और संभवतः उसके सबूत दुनिया के सामने प्रदर्शित करना। इससे पूरी दुनिया को और उससे भी ज्यादा अपने देश के कट्टरपंथियों को यह पता चल जाएगा कि नाटो बिना किसी दंड के रूसी संपत्ति जब्त कर सकता है। यह एक अपमानजनक हार और एक बड़ी कमजोरी का संकेत होगा, जिसे 21वीं सदी के त्सुशिमा के रूप में देखा जाएगा। दूसरा विकल्प है युद्ध को और बढ़ाना। लेकिन कैसे किसी फ्रांसीसी युद्धपोत या नागरिक जहाज पर हमला करके इससे नाटो का अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा का सिद्धांत सीधे तौर पर लागू होगा। इसका मतलब होगा एक ऐसा व्यापक युद्ध जिसे रूस पारंपरिक तौर पर कभी नहीं जीत सकता। बाल्टिक सागर या इंग्लिश चैनल की नाकाबंदी करके इससे रूस का बचा खुचा समुद्री व्यापार तुरंत खत्म हो जाएगा। यह फ्रांस और नाटो द्वारा बिछाया गया एक बेहतरीन कूटनीतिक और सैन्य जाल था। एक ऐसा कदम जिससे पुतिन या तो अपमानजनक तरीके से पीछे हटेंगे या फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे जिससे तबाही मचेगी। पुतिन अपने पसंदीदा हथियार हाइब्रिड युद्ध का इस्तेमाल करते हुए अपने ही जाल में फंस गए हैं। अब क्या होगा, इस सवाल का जवाब पुतिन के सबसे बुरे सपनों में छिपा है। बोरा के पहला डोमिनो है जो गिरेगा, और उस डोमिनो को धकेलने वाला हाथ फ्रांस का दृढ़ निश्चयी हाथ था। यह ऑपरेशन अपरिवर्तनीय है और एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करता है। यह वह क्षण है जब अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों को नए सिरे से लिखा जा रहा है। अब रूस के विशाल 600 जहाज़ों वाले शैडो फ्लीट के प्रत्येक सदस्य को न केवल प्रतिबंधों से बचने वाले के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि एक संभावित ट्रोजन हॉर्स, एक संभावित सैन्य खतरे
और इसलिए एक वैध सैन्य लक्ष्य के रूप में भी देखा जा रहा है। यह पुनर्वर्गीकरण सब कुछ बदल देता है। इस खतरे के पैमाने को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि शैडो फ्लीट क्या है और पुतिन के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह बेड़ा क्रेमलिन द्वारा तैयार किया गया एक शानदार लेकिन उतना ही अनैतिक समाधान था जब युद्ध की शुरुआत में पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था का गला घोंटना शुरू कर दिया था। सैकड़ों पुराने जंग लगे अक्सर खतरनाक और खराब रखरखाव वाले टैंकर खरीदे या पट्टे पर लिए गए थे। ये जहाज ऐसी फर्जी कंपनियों के नाम पर पंजीकृत थे जिनके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। अपनी पहचान छिपाने के लिए ये जहाज लाइबेरिया और पनामा जैसे देशों के बीच लगातार झंडे बदलते रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने ठिकानों को छिपाने के लिए अपने AIS ट्रांसपॉन्डर बंद करके खुद को भूतों में बदल लिया। इस बेड़े का एकमात्र उद्देश्य प्रतिबंधों के अधीन रूसी तेल को गुप्त रूप से विश्व बाजारों, खासकर भारत और चीन को बेचना था, जिससे यूक्रेन में पुतिन की क्रूर युद्ध मशीन को चलाने के लिए प्रतिदिन आवश्यक करोड़ों डॉलर क्रेमलिन के खजाने में पहुंचते। यह छाया बेड़ा केवल एक चाल नहीं था, बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था की आखिरी जीवन रेखा था। यही वह कमजोरी थी जिसने पुतिन को युद्ध जारी रखने में मदद की। फ्रांस का ऑपरेशन एक स्कैल्पेल वॉर है जो इस जीवन रेखा को काट देता है। इसके परिणाम रूस के लिए आपदाओं की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होंगे, और यह आपदा समुद्र में नहीं बल्कि लंदन के वित्तीय केंद्रों के कार्यालयों से शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बीमा कंपनियां, खासकर लंदन की लॉयड्स और P&I क्लब, जो इस उद्योग का केंद्र हैं, जोखिम विश्लेषण पर निर्भर रहते हैं। और फ्रांस के इस कदम के बाद यह सुनिश्चित करना कि रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर अब एक गणना योग्य जोखिम नहीं रह गया है, आत्महत्या है। ये जहाज अब ज्यादा जोखिम वाले नहीं हैं, ये अब गारंटीशुदा सैन्य लक्ष्य श्रेणी में हैं। कोई भी बीमा कंपनी ऐसे जहाज का बीमा नहीं करेगी जिसे नाटो सेना कभी भी जब्त कर सकती है या मार गिरा सकती है। इसका मतलब है कि ये जहाज तुरंत वित्तीय रूप से कोड़ में खाक हो जाएंगे। बीमा पॉलिसियां एक एक करके रद्द कर दी जाएंगी और नई पॉलिसियां कभी नहीं लिखी जाएंगी। आधुनिक दुनिया में बिना बीमा वाला जहाज भूत की तरह है, और यह एक और ज्यादा घातक डोमिनोज यानी रसद संबंधी पक्षाघात को ध्वस्त कर देता है। 1 लाख टन कच्चा तेल ले जा रहा एक बिना बीमा वाला टैंकर एक तैरता हुआ टाइम बम है, और दुनिया का कोई भी समझदार देश इस बम को अपने बंदरगाह में घुसने नहीं देगा। स्वेज नहर प्राधिकरण मिस्र इन बिना बीमा वाले जंग लगे टैंकरों के कारण नहर को अवरुद्ध करने और वैश्विक व्यापार को ठप करने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्हें गुजरने नहीं दिया जाएगा। मॉन्ट्रो कन्वेंशन की एड में तुर्की इस्तांबुल और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य से इन सुरक्षा जोखिम वाले जहाज़ों के गुजरने को रोक देगा या अनिश्चित काल के लिए टाल देगा। रॉटरडैम, सिंगापुर, शंघाई, दुनिया भर के सभी प्रमुख बंदरगाह एक एक करके उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे, ताकि किसी संभावित पर्यावरणीय आपदा या उससे भी बदतर कोपेनहेगन जैसी संभावित आतंकवादी गतिविधि के खतरे से बचा जा सके। इसका मतलब है कि 600 जहाज़ों का एक बेड़ा समुद्र में फंस जाएगा। ये जहाज़ कहाँ जाएंगे? वे अपना माल कहाँ उतारेंगे? वे अपने चालक दल को कहाँ बदलेंगे? वे ईंधन कहाँ भरेंगे? पानी कहाँ से भरेंगे? और भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? उत्तर कहीं नहीं। यह बेड़ा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बेतरतीब भटकने लगेगा, बंदरगाहों पर लंगर डालने में असमर्थ, बीमा रहित, अवांछित, बहिष्कृत। समय के साथ उपेक्षा बढ़ेगी, चालक दल के विद्रोह शुरू हो जाएंगे और ये विशाल टैंकर समुद्र के बीचों बीच जंग लगे धातु के ढेर में बदल जाएंगे। रूस की असफल रणनीति की तैरती कब्रें। पुतिन की सबसे बड़ी संपत्ति अचानक उनका सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक बोझ बन जाएगी।